नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। आप लोग जानते हैं आज के दिन बजट पेश हुआ है। तो बजट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं सामने, तो एग्जाम्स में बजट से लेकर जो भी प्रश्न आएंगे उसको आपको देना है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको ज़रूर ध्यान देना है। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और एक एक पॉइंट नोट करके आप रख लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं बजट में क्या क्या पेश किया गया है, किस तरह से बजट है ये, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बजट 2021 और 22, आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2021। इस समय देखा जा रहा है, जो पहले होता था कांग्रेस के ज़माने में, वो फरवरी के लास्ट वीक में ऐसा बजट पेश किया जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से बजट को फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में सोमवार के दिन पेश किया जाता है। तो ये बजट, इसमें जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे, बजट 2021 और 22। आइए देखते हैं। इससे पहले कि आज के बजट की बात करें, हमें कुछ एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। कब पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947 को। ये डेट आप याद रखना, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा। 1947 से लेकर आज तक, आज क्या, कल तक जो भी बजट पेश किए गए थे उसको क्या किया जाता था? प्रिंट किया जाता था, और ये प्रिंट करने की परंपरा रहा करती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोविड 19 के कारण बजट को प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि उसे डिजिटल रूप में हमें दिखाया गया है। तो ये एक पहला बजट होगा जो प्रिंट ना होकर भारत का डिजिटल बजट कहलाएगा। यानी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ रहा है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 2021 और 22 का जो बजट था वो पहला डिजिटल बजट होगा। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, हम सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। बजट को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, और इसमें 90 पेज के ये बजट पेश किए गए हैं। तो इसमें जो हम 90 पेज का जो पूरा सार लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, भारत का पहला बजट है, आज़ाद भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था, और इसे प्रिंट करने की परंपरा रहा करती थी। लेकिन इस बार इस परंपरा को तोड़ दी गई। क्यों क्यों तोड़ दी गई? क्योंकि कोविड 19 के कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के आम बजट को प्रिंट न करने का फैसला किया, बल्कि इसे दूसरी तरह से डिजिटलाइजेशन रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है हमारे सामने। तो आइए देखते हैं। एक मैंने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि भारत का पहला डिजिटल बजट है। आगे देखते हैं, इस बजट में क्या हुआ है। इस बजट में वित्त मंत्री के हाथ में, देख सकते हो आप, वित्त मंत्री के हाथ में बही खाता, हमेशा क्या होता था? बही खाता। लेकिन इस बार बही खाता के बजाय एक टेबलेट, आप देखे होंगे, एक टेबलेट देखने को मिला। उन्हें लाल रंग के कवर में टेबलेट करके दिखाया गया था, जिसपे एक चीज और देख सकते हो आप, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। ये क्वेश्चन बन सकता है, अशोक स्तंभ। यानी कि जो हमें टेबलेट दिखाया गया जो बही खाते के रूप में, उस पे कौन सा चित्र अंकित था? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ आप देखे होंगे, तो वो चीज वहां पे थी। इस बजट में 6 बिंदु जो है मुख्यतः शामिल किए गए हैं, यानी 6 स्तंभ पर ये बजट आधारित है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्तंभ है। तो एक प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 6 बजट, ये इस बजट के 6 स्तंभ हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे ध्यान देना। क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण पहला,
एंड सेकेंड हो जाएगा भौतिक और वित्तीय संरचना। इसको ध्यान देना, भौतिक और वित्तीय संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। एंड नेक्स्ट है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये सरकार की नीयत रही है, तो ये चीज आप देख लेंगे। अच्छा, देखा जाए तो बजट 2020 और 21 में कितना था बजट, कितने का पेश हुआ, तो यहाँ पे 30.42 लाख करोड़। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बढ़ा है। इस बार जो है 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 34.5 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, यानी पहले से ज्यादा, यानी 4 लाख करोड़ लगभग ज्यादा पेश हुआ है। राजकोषीय घाटा, एक चीज आप देख सकते हो, राजकोषीय घाटा इस बार 6% हुआ। पिछली बार कितना हुआ था, पिछली बार घाटा हुआ था 3.8%। लेकिन आप लोग जान रहे हो इस समय कोरोना का ये वर्ष पूरा कोरोना से ग्रसित रहा है, तो इसमें घाटा रहने की ज़्यादा चांसेस थे। तो यहाँ पे 6 पॉइंट एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, इतना यहाँ पे राजकोषीय घाटा हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान देना, 6%। चलिए देखते हैं सरकार ने क्या किया है। सब लोग जानते हो कि इस समय कोविड से ये वर्ष बहुत ही ग्रसित रहा, तो कोविड के लिए उसने 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, 35,000 करोड़ रुपए जो है दिया गया है वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के। और भारत में एक निमोकल वैक्सीन है, जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए एक वैक्सीन है। उसके लिए 50,000, मतलब 50,000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाएगा इस वैक्सीन के द्वारा। तो इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, तो इसी में ये शामिल है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, निमोकल वैक्सीन के लिए भी बजट में जगह मिली हुई है। आगे देखते हैं हम लोग, आयकर में क्या दिया है। आयकर में एक छूट मिली हुई है। इसमें यदि कोई व्यक्ति 75 वर्ष से अधिक उम्र का है, यानी उसकी उम्र जो है वो 75 वर्ष से अधिक उम्र की है, और उसे पेंशन के अलावा और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये चीज सरकार ने निकाली हुई है। क्यों निकाली हो, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो 75 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको टैक्स न देने की यहाँ पे छूट दी गई है, उनको टैक्स में छूट मिला हुआ है। और लेकिन शर्त है, यदि आपके पास पेंशन है तो ही ये छूट मिलेगा, यदि और कोई स्रोत है आमदनी के तो आपको छूट नहीं मिलेगा। भारत की आकस्मिकता निधि होती है, इसमें इमरजेंसी फंड होता है। इसमें 2020 और 21 में 500 करोड़ था, लेकिन इस बार देखा गया क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे बजट पे काफी प्रभाव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 500 करोड़ से आप देख सकते हैं 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है इमरजेंसी फंड में। तो ये चीज आप ध्यान देना, 30,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड में किया गया है। कहीं कहीं पे प्रश्न पूछता है कि आकस्मिकता का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 267 में ये निधि का जो प्रावधान किया गया है, और संचित निधि का 266 में। ये चीज ध्यान देना, अनुच्छेद 266 में संचित निधि की व्यवस्था है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड देख लीजिए, स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा असर हुआ है। तो पिछली वर्ष की अपेक्षा, अगर पिछले वर्ष की तुलना की जाए, तो इस बार स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में 137% की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी पिछली बार कितना था, 94,452 करोड़, लेकिन इस बार 2,23,846 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो पिछली बार से 137% अधिक, 137% की बढ़ोतरी कर दी गई यहाँ पे। ये चीज आप ध्यान देना। हमारा बजट जो है वो 90 पेज में दिया गया है, तो उससे जो पूरा उससे सार निकलता है हम उसको आपको
यहाँ पे बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं, कोरोना के समय एक योजना चली हुई थी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। इस योजना में जो है 64,108 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है, और इसके साथ 6 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें 17 लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की गई है, 17 लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, और 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना। इसमें मोबाइल अस्पताल में जो होता है, ये चलते फिरते अस्पताल होते हैं, तो ये एक गाड़ी में रहेंगे तो उसमें अस्पताल टाइप का ही रहेगा। तो 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना की बात की गई है, और 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे 15 आपातकालीन ऑपरेशन की स्थापना, और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, और विषाणु विज्ञान के लिए 4 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। कितने में? 64,108 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पे परिव्यय की गई है। तो ये चीज आप ध्यान देना। आगे देखते हैं हम लोग, पोषण और जल आपूर्ति में क्या क्या विधाएं दी गई हैं। पोषण और जल आपूर्ति में तो 2 पोषण कार्यक्रम चलते थे, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों का एक ही में विलय कर दिया गया है, और उसे मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। उसे ये नाम दिया गया है मिशन पोषण 2.0 या 2.0। तो इसमें तो मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत, ये चीज आप देख लें। शहरी क्षेत्रों के जल जीवन में कुछ किया गया है। शहरी क्षेत्रों के जल जीवन मिशन की शुरुआत 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। यानी शहरों में जो जल की व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसके लिए 2 लाख, यानी 5 वर्षों में व्यवस्थाएं की जाएंगी, 5 वर्षों के लिए ये पैसा व्यय किया जाएगा। 2,87,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत के लिए क्या क्या किया गया। तो 5 वर्षों के लिए, यानी 2021 से 2026 तक शहरी स्वच्छ भारत मिशन। पिछली बार ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन था, इस बार शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या 2.0 की शुरुआत की गई। इसके लिए कितना रकम दिया जाएगा? 1,41,678 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। किस लिए? शहरों में स्वच्छता के लिए। और जो भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले लगभग 42 शहरों को वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए, यानी वायु प्रदूषण के निवारण के लिए 2217 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाएगा। 10 लाख से, जहां जैसे जो शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, उसमें 42 शहरों को आंकड़ा लिया गया है। यहाँ पे 42 शहरों को देखा जाएगा, तो उसमें 2217 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। ये चीज ध्यान देना। PLI स्कीम होता है, इसमें क्या होता है, उत्पादन से जुड़ी ये प्रोत्साहन योजना होती है। इसमें भारत को 5 ट्रिलियन, क्योंकि भारत का लक्ष्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है, तो इसमें भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए 5 वर्षों में इसके माध्यम से 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी PLI स्कीम में। तो ये चीज आप देखना, उत्पादन से जुड़ी ये प्रोत्साहन योजना है। इसमें भारत को अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन के लिए 1,97,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। एक मित्रा स्किल पढ़ते हैं हम लोग। तो ये मित्रा स्किल है, आइए इसको भी देखते हैं। मित्रा स्किल में क्या होगा, ये मित्रा स्किल, इसमें आने वाले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये दिया गया है बजट में। आने वाले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे,
और एक दिया हुआ है निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए प्लग यानी जुड़ना और प्ले यानी जुड़कर हम साथ में कार्य करने की सुविधा की गई है। इसमें विश्व स्तर पर संरचना का विकास होगा, यानी बाहर की कोई कंपनी हो वो भारत कंपनी से जुड़ के आगे साथ में काम करे, तो ये सुविधा यहाँ पे दिया गया है। इसकी संरचना का विकास करने के लिए ये चीजें दी गई हैं मित्रा स्किल में, तो ये चीज आप ध्यान देना। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें घोषित की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत 1.10 लाख करोड़ की लगभग 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, पूरी हो गई। अब देखो इसमें क्या होगा, अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और अवसंरचना के लिए दीर्घ अवधि ऋण वित्त पोषण अपेक्षित है, जिसके लिए विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना होगी। अब सड़क और राजमार्ग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उसको देखते हैं। सड़क के लिए समझ लो मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के लिए 11,000 किलोमीटर का पूर्ण करना है। 11,000 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का जो मूल्य रखा गया है उसको पूर्ण करने की बात यहाँ पे की गई है। उसमें मुख्यतः हम कुछ चीज़ों को बात करते हैं। इसमें 1.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश तमिलनाडु के राज्य में 35 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए दिया गया है। 1.03 लाख करोड़ तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें 35 किलोमीटर के निर्माण के लिए दिया गया है। 65,000 करोड़ के निवेश से केरल में 11 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा और 25,000 के निवेश से पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान देना, ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्स में आने ही आने हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेलवे से पहले क्या होता था, पहले रेलवे और आम बजट दोनों साथ में पेश किया जाता था, लेकिन अब पहले रेलवे और आम बजट दोनों अलग अलग रहा करते थे, लेकिन अब दोनों को एक ही में पेश किया जाता है। अब इसको अलग करने की दिक्कत नहीं रहती, एक ही में पेश कर दिया जाता है, क्योंकि पहले के रेलवे का बहुत बड़ा मायना रहता था कि रेलवे का बजट एक अलग बजट पेश किया जाता था, काफ़ी बड़ा होता था, तो इसलिए उसको अलग करते थे। तो इसमें देखते हैं, भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार किया है। इसमें क्या है देखो, पर्यटक रूट पर सौंदर्यपूर्ण, यहाँ पे सौंदर्यपूर्ण रहेगा, सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम LHB कोच प्रारंभ किए जाएंगे। जहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वहाँ पे उसके साइड साइड में LHB कोच यानी सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए लगाए जाएंगे। इस बार रेलवे का जब जो पूर्ण बजट हुआ है वो हुआ है 1,10,055 करोड़ रुपए का। रेलवे का बजट 1,10,055 करोड़ रुपए। मेट्रो रेल पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक, यहाँ पे सब मेट्रो है, उसके विकास के लिए यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जो ये मेट्रो इनका और विकास हो और निर्माण हो, इसके लिए रेल बजट में ये देखा गया है, यहाँ पे इसके लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। विद्युत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसमें जो है विद्युत को प्राइवेट होना ही है, तो विद्युत संवितरण कंपनियों का चुनाव ग्राहक अपने मन से कर सकता है, अपने स्वेच्छा से कर सकता है। उस पर कोई दबाव नहीं होगा कि आप इसी ठेके से या इसी कंपनी से आप विद्युत लें, ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप अपने इच्छा के अनुसार, स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। एक प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत की गई है। इसमें आपको प्रीपेड मतलब आप रिचार्ज कीजिए, जितना रिचार्ज करेंगे उतनी बिजली आप यूज कर सकते हैं, तो ये सुविधा के लिए योजना बनाई गई है। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत की गई है। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत ग्लोबल वार्मिंग के लिए न हो, इसलिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है। 5 वर्षों के लिए यहाँ पे ये 3 लाख
5,984 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं, ये बजट में दिया गया है। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में तो उज्ज्वला स्कीम था ये, जिससे लगभग 8 करोड़ बीपीएल कार्ड वाले जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें 1 करोड़ और, यानी 1 करोड़ और कनेक्शन जोड़े जाएंगे यहाँ पे, ये बात कही गई है, 1 करोड़ और ज़्यादा होंगे अगले 3 वर्ष में। अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोड़ा जाएगा। 100 जिलों में अगले आने वाले 3 वर्षों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन की परियोजना की शुरुआत की जाएगी, यानी जम्मू कश्मीर में गैस का पाइपलाइन के द्वारा योजनाएं शुरू की जाएंगी। कंपनी के मामले में कुछ चीज डिसाइड किया है। लघु कंपनी पूंजी, यानी लघु कंपनी वही कहलाएंगी जिनकी पूंजी 50 लाख से अब 2 करोड़, पहले 50 लाख था अब 2 करोड़ कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपए की अगर पूंजी है तो वो लघु कंपनी है, और कारोबार उनका 2 करोड़ से अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 20 करोड़ तक यदि टर्नओवर है तो लघु कंपनी है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या किया गया है, एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम किया गया है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इसमें क्या होता था, 22 ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है जो खराब हो जाते थे। इसमें सरकार वो उन वस्तुओं को खरीद लेगी किसान से अच्छे दामों पर, ये सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। जो उसमें 22 ऐसे वस्तुओं की बात की गई है जो खराब हो जाते हैं जल्दी, तो इसको सरकार जो है खरीद लेगी उनसे उचित मूल्य पर और वो रखेगी। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्रीन स्कीम। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ बजट में, शिक्षा के क्षेत्र में 15,000 से अधिक मॉडल स्कूल की व्यवस्था की गई है, यानी 15,000 से अधिक ऐसे स्कूल्स के निर्माण होंगे जो मॉडल, यानी अच्छी पढ़ाई और तमाम सुविधाएं वहां पे होंगी। और ये एक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या होगा ही, कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेह जो इस समय लद्दाख लद्दाख इस समय भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, तो वहां पे लेह एक जिला है, वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल ट्रिपल स्टार कर लीजिए। और जनजातीय, अगला है जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे। तो ये चीज आप देख लेना, जनजातीय क्षेत्रों में 750 मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे। जनगणना, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जनगणना जो है ये भारत का पहला डिजिटल जनगणना होगा, भारत की पहली डिजिटल जनगणना। और इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, 3,768 करोड़ रुपए। ये चीज आप देख लेना, ये चीज एग्जाम्स में आ सकते हैं। अदर देख लेते हैं, चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना की गई है। चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ पे दी हुई है। इसके लिए एक और बात ध्यान देना, उसमें लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के श्रमिकों और असम के श्रमिकों के लिए ये 1,000 करोड़ की परियोजना शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल और असम, ये दो चीज, यानी पश्चिम बंगाल और असम, दो राज्यों के लिए बात कही गई है उसमें, तो ये चीज आप ध्यान देना। एक और महत्वपूर्ण हो सकता है कि गोवा में जो पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली है उसके लिए हरित जयंती मनाई जाती है, तो उसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए उस जयंती के लिए यहाँ पे व्यय किया हुआ है, 300 करोड़ रुपए उनको देने का फैसला हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि आपको बजट के बारे में सविस्तार जानना है कि बजट है क्या, किस संविधान में बजट की क्या स्थिति है, बजट किस तरह से पास होता है, ये सारी जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का लिंक, मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक लेके आप पूरा समझ सकते हैं। आपको पूरा बजट को अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है
और उसे आप देखकर अच्छे से बजट के नियम को समझ सकते हो। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जितने भी इस वर्ष एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो भी ऐसे प्रश्न आएंगे उसको हल करने में आपको बहुत ही सहजता महसूस होगी। तो इतने ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे सारे एग्जाम्स की तैयारियां की जाती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मुफ्त में वीडियो मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। थैंक यू।